and on we'll go through the wastelands. कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जब से हमारे देश में इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी बना हुआ है कि आखिर क्या बदलाव किए गए हैं हमारी शिक्षा प्रणाली में। जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो किस तरीके से बच्चों पर असर डालेगी, आखिर अब बच्चों के सीखने का तरीका क्या होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अब हमारे देश के बच्चे कैसे सीखेंगे। तो जो इस बार की हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है स्कूल एजुकेशन पर, कि आखिर स्कूल जो एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी बच्चों को वो किस तरीके का होगा। तो इसे ढंग से समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि हमारा अभी का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है जो आज तक चलता आ रहा है वो क्या था। तो वो 10+2 था, जो कि आप सबको पता है। और जो हमारा न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें करिकुलर स्ट्रक्चर को इसके लिए जो स्कूल एजुकेशन में दिया जाएगा उसको 5+3+3+4 के पैटर्न पे दिया जाएगा। जो सबसे पहला 5 है उसको फाउंडेशनल कहा जाएगा और उसमें भी 3+2 ईयर्स है। और ये जो 3 ईयर्स है वो या तो आंगनबाड़ी में पढ़ाई होगी या फिर अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो वो प्री स्कूल कहते हैं उसमें पढ़ लेगा वो, या फिर बाल वाटिका करके जो होता है बच्चों के लिए बना हुआ उसमें वो पढ़ेगा। और ये जो अगला 2 ईयर्स है इसमें 6 से 8 साल के बच्चे पढ़ेंगे जो क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो है 5 ईयर्स वाला फाउंडेशनल स्टेज ख़त्म हो गया। इसमें आखिर पढ़ाई क्या होगी, तो बच्चों के खेलने कूदने से लेकर के एक्टिविटी के आधार पर जो भी सिखाया जा सकता है बच्चों को वो सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। जो सेकंड स्टेज है हमारा उसको कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चे क्लासरूम लर्निंग करने लग जाएंगे और इसमें क्लास 3, 4 और 5 तक के बच्चे पढ़ेंगे जो कि लगभग 8 से 11 साल तक के होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि क्लास 5 तक जो हमारे पढ़ाने के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि जो लैंग्वेज होगा वो लोकल लैंग्वेज होगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि बहुत सारे स्कूलों में जो आजकल अलग अलग भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी या फिर कोई अलग भाषा थोपी जा रही है तो उस पर थोड़ा लगाम लग पाएगा और बच्चे शुरू से ही पढ़ाई के साथ खुद को अटैच कर पाएंगे। थर्ड है मिडिल स्टेज, जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे पढ़ेंगे जो कि लगभग 11 से 14 साल तक के बच्चे होते हैं। और इस तरीके का हमारी कंट्री में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर भी जोर दिया जाए। क्या है कि आज तक अगर बच्चे साइंस या फिर मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो बस उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फील नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को बच्चों को फील देने के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था करी गई है क्लास 6 से। अब गवर्नमेंट की तरफ से टोटल क्लैरिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं है कि किन किन जगहों पर बच्चों को इंटर्नशिप करना पड़ेगा, लेकिन बस इतना बताया गया है कि 10 डेज़ के लिए इंटर्नशिप करना होगा बच्चों को और उसका एक सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अब मान लीजिए कि किसी बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट है, तो वो तो सिर्फ किताब पढ़ता है, रियल लाइफ में तो उसको देख और फील कर नहीं पाता है। तो उसको इंटर्नशिप के ज़रिए वो क्लियर किया जाएगा। बच्चा जा करके किसी भी ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिसिटी के शोरूम से या फिर किसी आउटलेट से जा कर के वहाँ पे रहेगा कुछ दिन तक, देखेगा कि किस तरीके से वहाँ पे काम होता है, कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से ठीक करी जाती हैं वगैरह, और उसी का एक उसको सर्टिफिकेट लेना होगा। सीधी भाषा में एजुकेशन अब हमारे रियल लाइफ में उतर करके आएगा, किताब से बाहर निकल के आएगा। फोर्थ है सेकेंडरी स्टेज। अभी तक जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग था उसमें क्या था कि 10+2 की व्यवस्था थी। तो 10th क्लास को सेकेंडरी कहा जाता था और जो +2 है उसको हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी कहा जाता था। लेकिन अब क्लास 9, 10, 11, 12 को एक ही सेक्शन में रखा गया है और उसको कहा गया है सेकेंडरी स्टेज। इसमें नॉर्मली 14 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं और ये मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। क्या है कि पहले 10th क्लास के बाद से चूज़ करना पड़ जाता था बच्चों को कि आप साइंस स्ट्रीम लीजिए या फिर कॉमर्स लीजिए या फिर आर्ट्स लीजिए, और सब्जेक्ट जो है ना काफ़ी अलग होते थे। अगर आप फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं
और तो उसके साथ आप मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ेंगे। आपको अगर हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा। इसमें जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बच्चों का ज़्यादा उभर के सामने आ पाएगा। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट बच्चों के सामने बहुत होंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो मैथ्स भी पढ़े और हिस्ट्री भी पढ़े तो वो पढ़ सकता है, क्लास 11th और 12th में भी। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो इकोनॉमिक्स पढ़े और उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो वो शायद पढ़ सकता है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, पूल सब्जेक्ट्स का आना बाकी है कि किस पूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे। उनके पास चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो है ना अब पहले से बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। और ये जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के बीच में जो पूरब पश्चिम का डिफरेंस हुआ करता था, अब ये नहीं रहेगा। बच्चे अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ सकेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के अर्ली एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है, उस टाइम की एजुकेशन जिसमें बच्चों का माइंड फॉर्म हो रहा होता है, तो उसमें क्या क्या डेवलप हो पाएगा बच्चों के माइंड में। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो पाएगा, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता बढ़ पाएगी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया स्कूल और किताब की दुनिया से बाहर निकल के बच्चे रियल लाइफ में चीज़ों को जाकर देखेंगे। उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता डेवलप हो पाएगी, आर्ट्स, क्राफ्ट एंड म्यूज़िक की भी समझ होगी। बच्चों का जो है रिलेशन नेचर से ज़्यादा बेहतर बन पाएगा। सही एजुकेशन वही है जो बच्चों को बाहर की दुनिया में भी काबिल बनाती है, न कि सिर्फ किताबी ज्ञान देती है। बच्चों को जो है नैतिक शिक्षा भी दी जाएगी और सेल्फ आइडेंटिटी, खुद को पहचानने की क्षमता भी डेवलप हो पाएगी। उनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ावा दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ टीम वर्क सिखाया जाएगा, कैसे ग्रुप में मिल करके किसी वर्क को इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। आगे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अब बच्चों के डिजिटल लिटरेसी पर भी जोर दिया जाएगा। यानी कि बच्चों को अब 6 क्लास से ही कोडिंग वगैरह सिखाया जाएगा, उनकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेवलप की जाएगी। ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं बचपन से ही कंप्यूटर वगैरह के फील्ड में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो क्यों ना उनको उसी की शिक्षा दी जाए और उसी में उनको डेवलप किया जाए। आगे एक बहुत अच्छी बात यह है कि अब बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ और उनके वेलबींग का भी ध्यान रखा जाएगा, और ये सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी हुआ कि उनको कुछ स्किल्स दी जाएं, जैसे कि हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन का नॉलेज, फिटनेस का, वेलनेस का, स्पोर्ट्स का नॉलेज सभी बच्चों को अब दिया ही जाएगा। और हेल्थ चेकअप, हर साल सभी बच्चों का हेल्थ चेकअप जरूर होगा स्कूल में। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन का तरीका क्या होगा ग्रेड 1 to 8 तक। तो इसमें है मूविंग अवे फ्रॉम रोड लर्निंग, यानी कि जो हमारा रट के सीखने का तरीका था अब वो नहीं रहेगा, उससे हम दूर हट रहे हैं। अब एग्ज़ाम में ये देखा जाएगा कि जो भी आपके पास नॉलेज है किस तरीके से उस नॉलेज को आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इसी का असेसमेंट किया जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्लास 9 to 12 तक का एग्ज़ाम। एग्ज़ाम्स को अब जो है ईजियर कर दिया जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स को आसान बना दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी अब उसमें सफल हो पाएँ और उसको एनुअल से हटा करके शायद उसको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिया जाए, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो नया असेसमेंट का तरीका है ये 2022 से 23 तक के एकेडमिक सेशन में ये लागू हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जब बच्चों का रिजल्ट आएगा तो वो एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा, उसमें 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट होगा। उसमें एक सबसे बड़ा इंक्लूजन ये है कि उसमें सेल्फ असेसमेंट का भी एक कॉलम होगा, यानी बच्चे खुद को भी मार्क्स दे पाएंगे। पीयर असेसमेंट, यानी कि बच्चों के क्लासमेट्स भी अब उनको मार्क्स देंगे। और टीचर असेसमेंट, टीचर्स तो मार्क्स देते ही। और ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से उनके सोशल कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें भी अब देखी जाएंगी। इससे होगा क्या कि आजकल जो इंसानों को, बच्चों को जो मशीन की तरह ट्रीट किया जाने लगा है वो थोड़ा कम हो पाएगा। अभी क्या है कि इन बच्चों के इंटेलिजेंस को मेमोरी पावर से मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, यानी कि जो बच्चा ज़्यादा किताब को रट सकता है और ज़्यादा लिख सकता है एग्ज़ाम में, उसी को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है, उसी को ज़्यादा काबिल समझा जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर चीज़ों को रटना ही
अगर किताब को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना ही असली एजुकेशन है, तो फिर आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है या फिर जो कंप्यूटर है हमारे पास, वो हमसे ज़्यादा चीज़ें एक दिन में सीख सकता है। तो हमारे एजुकेशन का वो मतलब नहीं है। सही मायने में एजुकेशन तो वो है जो बच्चों को या फिर किसी को भी रियल लाइफ में कैसे स्टैब्लिश होना है वो सिखा पाता है, सही और गलत में पहचान करना सिखा पाता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देता है और विषम परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की जो क्षमता डेवलप करता है, वो एक सही मायने में एजुकेशन की परिभाषा कही जा सकती है। तो ये जो प्रोग्रेस कार्ड होगा उसमें साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल सारा डेवलपमेंट देखा जाएगा, असेस किया जाएगा और जो हमारा सब्जेक्ट का और बुकिश नॉलेज है वो तो देखा ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा करिकुलर स्ट्रक्चर का 5+3+3+4 यानी कि टोटल 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। इसमें जो फर्स्ट स्टेज था जिसको कि फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे, 5 ईयर्स का था। इसमें 3+2 ईयर्स था। 3 ईयर्स का मतलब प्री स्कूलिंग हो गया और जो 2 ईयर्स था उसमें क्लास 1 और 2 हो गए। जो सेकेंड प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें 3 ईयर्स का है और वो क्लास 3, 4, 5 हो गया। थर्ड जो कि मिडिल स्टेज है उसमें क्लास 6, 7 और 8 हो गया। फोर्थ जो कि 4 ईयर्स का है और वो सेकेंडरी स्टेज कहेंगे, उसमें क्लास 9, 10, 11 और 12 हो। अब ये 15 ईयर्स का जो एजुकेशन है ये ख़त्म हो जाने के बाद अब हम चलते हैं हायर एजुकेशन की तरफ, यानी कि कॉलेज वाली पढ़ाई, कि अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इन स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे वो कैसे होंगे। तो टीचर बनने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बीएड का। बीएड होना चाहिए तभी आप टीचर बन सकते हैं और वो आप कर सकते हैं 12th के बाद। अगर आपने 12th क्लियर कर लिया है तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा जिससे कि आपको बीएड की डिग्री मिलेगी और फिर आप टीचर बन सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ है 3 ईयर कोर्स तो फिर आपके लिए बीएड डिग्री जो है वो 2 ईयर्स की हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मास्टर्स ऑलरेडी किया हुआ है तो फिर आपके लिए जो बीएड है वो 1 ईयर का हो जाएगा। अब चलते हैं हम हायर एजुकेशन की तरफ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हायर एजुकेशन करिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। इस तरीके से क्लास 11th और 12th में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स था, उसी तरीके से अब हायर एजुकेशन में भी वैसा ही होगा। यानी कि अब आपके पास सब्जेक्ट के चॉइसेस इसमें भी ज़्यादा होंगे, आप अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि ग्रेजुएशन जिस तरीके से पहले हुआ करता था अब उस तरीके का नहीं होगा। यहाँ पे तो खैर लिखा हुआ नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी तक क्या था कि ग्रेजुएशन जो है वो 3 ईयर का कोर्स हुआ करता था नॉर्मली, लेकिन अब कॉलेजेस में 3 ईयर या फिर 4 ईयर का कोर्स होगा। तो जो 3 ईयर या फिर 4 ईयर का कोर्स होगा वो किस तरीके से फंक्शन करेगा उसको समझिए। उसमें भी क्या है कि मल्टीपल एंट्री या फिर एग्जिट अलाउ किया जाएगा अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट से। मतलब क्या है कि अगर 3 ईयर का ग्रेजुएशन का कोर्स है और आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा और उसके बाद आपने किसी खास वजह से कॉलेज छोड़ दिया या फिर आप अपनी पढ़ाई आपने छोड़ दी, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, कुछ भी डिग्री आपको नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये होगा कि अगर आपने फर्स्ट ईयर ही सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे तो सर्टिफिकेट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको एक दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन पढ़ते हुए 2 साल करके आप अपनी पढ़ाई आप छोड़ते हैं तो फिर उसके बाद भी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो होगा डिप्लोमा इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आप 3 साल पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो फिर अच्छी बात है, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप 4 ईयर का ग्रेजुएशन का डिग्री चूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि 4th ईयर जो है वो एक रिसर्च टाइप का होगा। और जब आप ये खास 4 ईयर वाला जब आप ग्रेजुएशन का डिग्री लेंगे तो फिर आप एलिजिबल हो पाएंगे कि आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर पाओ, ये होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। अब मल्टीपल एंट्री या फिर एग्जिट हो जाएगा। अब बच्चे कभी भी अपना कॉलेज छोड़ भी सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर करके, या फिर आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और उससे भी एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना जाएगा।
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है? तो जिस तरीके से एक पर्सन का बैंक अकाउंट होता है और उसमें कुछ पैसे जमा होते हैं, उसी तरीके से एक कॉलेज का बैंक ऑफ क्रेडिट होगा जिसमें बच्चों का स्कोर जमा होगा। जैसे आपने अगर फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करके आपने कॉलेज छोड़ दी, तो फर्स्ट ईयर का जो क्रेडिट है वो आपके बैंक में कॉलेज में जमा रहेगा। और जब आप सेकेंड ईयर से पढ़ाई करने के लिए आते हो, तो फिर फर्स्ट ईयर का क्रेडिट जो है वो आपका रहेगा और अब अपनी सेकेंड ईयर से आप पढ़ाई चालू करो। जब आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा तो फर्स्ट ईयर को और फिर जो आपने बाद में सेकेंड ईयर पढ़ा उन सबको मिला करके दिया जाएगा। आगे ये है कि GER हायर एजुकेशन में 50% के आसपास बढ़ाया जाएगा 2035 तक। मतलब ये है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ जाएगा लगभग 50% के आसपास और 3.5 करोड़ सीट्स भी ऐड किए जाएंगे हायर एजुकेशन में। सीधी भाषा में कही जाए तो बात यह है कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अब मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे। जैसे कि जो IITs हैं या फिर IIMs हैं वो आज सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेंगे, वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे। वो अब हर सब्जेक्ट की पढ़ाई देना शुरू करेंगे। जैसे कि जो IITs हैं वो भी अब कुछ दिनों के बाद आर्ट्स कॉमर्स वगैरह चीज़ें वो पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। हो सकता है कि समय के साथ उनका नाम बदल दिया जाए, लेकिन ये एक है ओवरऑल अच्छी चीज़। जैसे कि अगर आप पूरी दुनिया के टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, जैसे कि ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है या फिर कैम्ब्रिज है, तो ये सिंगल स्ट्रीम वाले इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की या फिर एक ही फील्ड की वो पढ़ाई नहीं कराते, लगभग सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई वो लोग कराते हैं। और अच्छी बात यह है कि अब हमारी भी कंट्री में उसी टाइप का पढ़ाई होने वाला है और हमारे कॉलेजेस भी उसी के पैटर्न पे होने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आगे हम बात करते हैं रेगुलेटर्स की। तो जो अभी हमारी कंट्री में रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि UGC है, AICTE है या फिर NCTE है, तो इन सब रेगुलेटर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा और एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा जो कि हमारी कंट्री के सारी यूनिवर्सिटीज़ को या फिर कॉलेजेस को रेगुलेट करेंगी। तो यही सारे चेंजेस हुए हैं एजुकेशनल सिस्टम में। खैर, चेंजेस तो बहुत सारे और भी हैं और इन सब का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैंने इस इतने छोटे से वीडियो में एक छोटा सा ही मैंने एक रिव्यू दिया है, सिंप्लीफाइड सा। तो इस वीडियो में इतना ही है और जो भी चेंजेस हुए हैं ये देख करके अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब हमारे सपनों का भारत बदल रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस नई एजुकेशनल पॉलिसी से हमारे देश में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आएँ और ये एक अच्छे चेंजेस हों। तो आज के लिए इतना ही। सी यू।